नमस्कार। आज हम भूगोल के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधन। ये एक ऐसा विषय है जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, सुबह जिस टूथपेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, उससे लेकर जिन बिल्डिंग्स में हम रहते या काम करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जहां खनिज मौजूद नहीं है? सच तो ये है कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। खनिज हमारे जीवन में हर जगह है। एक छोटी सी सुई हो या एक बड़ा जहाज, सब कुछ खनिजों से ही तो बनता है। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को ही समझ लेते हैं कि आखिर ये खनिज हैं क्या और इनका मतलब क्या होता है। अगर हम वैज्ञानिकों की भाषा में समझें तो खनिज एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जिसकी अपनी एक अंदरूनी बनावट या संरचना होती है, और ये कुदरत में कई अलग अलग रूपों में मिलते हैं। एक तरफ सबसे कठोर हीरा है तो दूसरी तरफ सबसे मुलायम चूना पत्थर। अब आते हैं खनिजों के वर्गीकरण पर। और हाँ, ये हिस्सा एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर खास ध्यान देना होगा। तो देखिए, मोटे तौर पर हम खनिजों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक में भी लौह यानी फेरस आते हैं, जैसे लौह अयस्क और मैंगनीज। फिर अलौह यानी नॉन फेरस, जैसे तांबा और बॉक्साइट। और कीमती खनिज जैसे सोना चांदी। इन सब में चलो सबसे पहले बात करते हैं लौह अयस्क की, जिसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की यानी औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अगर हम 2003-4 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो ये हमें एक अंदाज़ा देते हैं कि कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्य इसके प्रमुख उत्पादक रहे हैं। इनके बाद छत्तीसगढ़ और गोवा का भी नाम आता है। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि आज के आंकड़े कुछ अलग हो सकते हैं, पर पैटर्न समझने के लिए ये ज़रूरी है। अब इन्हीं आंकड़ों को जरा नक्शे पर देखते हैं, इससे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। देखिए, भारत की ज्यादातर प्रमुख लौह अयस्क पेटियां जैसे ओडिशा झारखंड बेल्ट या दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये सब प्रायद्वीपीय पठार में ही हैं। अच्छा, अब फटाफट 2 और नॉन फेरस मिनरल्स देख लेते हैं, मैंगनीज और बॉक्साइट। मैंगनीज का इस्तेमाल स्टील बनाने में होता है और बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम मिलता है। और मजे की बात यह है कि हमारे सोर्स डेटा के मुताबिक ओडिशा इन दोनों का ही सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। चलिए, खनिजों की बात हो गई, अब हम इस चर्चा के दूसरे बड़े हिस्से पर आते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज। और शुरुआत करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज से, मतलब उन पारंपरिक स्रोतों से जो दशकों से भारत को ऊर्जा दे रहे हैं। कोयले की खदान से लेकर हमारे घरों में जलती हुई बत्ती तक का जो सफ़र है ना, उसकी बुनियाद यही पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। ये भारत की कमर्शियल और घरेलू दोनों ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। भारत में कोयले की बात करें तो ये सबसे आसानी से मिलने वाला जीवाश्म ईंधन है। और यहाँ एक पॉइंट है जिस पर एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं, वो है इसके भूवैज्ञानिक युग, गोंडवाना, जो 20 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। और टर्शरी, दामोदर घाटी जैसे इलाके इसके बड़े भंडारों में से एक हैं। कोयले के अलावा 2 और बड़े नाम हैं पारंपरिक स्रोतों में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और अक्सर ये दोनों साथ साथ ही पाए जाते हैं। तो ये तो हुई पारंपरिक स्रोतों की बात। अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं और बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की, जो एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले सौर ऊर्जा। देखिए, भारत एक ट्रॉपिकल देश है, तो जाहिर है यहाँ सोलर एनर्जी का पोटेंशियल ज़बरदस्त है। भुज के पास माधोपुर का ये प्रोजेक्ट इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब आती है पवन ऊर्जा की बारी। क्या आप जानते हैं, भारत को अब दुनिया में एक विंड सुपर पावर माना जाता है, और तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरै तक का जो विंड फार्म क्लस्टर है वो देश का सबसे बड़ा है। और फिर है बायोगैस, जिसे हम सब गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसका फायदा दोहरा है, एक तो ऊर्जा मिलती है और दूसरा बेहतर खाद भी तैयार होती है। तो हमने खनिजों के बारे में जाना, ऊर्जा स्रोतों को समझा, पर अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी सवाल पर, इनका संरक्षण क्यों जरूरी है। ये मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही अहम टॉपिक है। इसकी जरूरत क्यों है? सोच कर देखिए, हमारी पूरी पृथ्वी का सिर्फ 1% हिस्सा ही खनिज के तौर पर हमारे काम आ सकता है। बस 1%, ये बहुत ही सीमित मात्रा है। और ये एक लाइन है जो संरक्षण के पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से समझाती है।
बचत की गई ऊर्जा ही उत्पादित ऊर्जा है। तो सवाल उठता है कि हम कर क्या सकते हैं। देखिए, इसके लिए एक मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें खनिजों का इस्तेमाल एक प्लान्ड और सस्टेनेबल तरीके से करना होगा। हमें टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना होगा ताकि हम कम ग्रेड वाले अयस्कों का भी सही इस्तेमाल कर सकें। और सबसे जरूरी, धातुओं की रिसाइकलिंग और स्क्रैप मेटल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन खनिजों और ऊर्जा स्रोतों के बारे में जो असल में हमारे देश की नींव हैं और इसे चलाते हैं। ये वो छिपे हुए खजाने हैं जिन पर हमारी पूरी मॉडर्न लाइफ टिकी हुई है। एक मिनट रुककर जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, फोन, कपड़े, घर की दीवारें, ये सब आता कहाँ से है? इसका जवाब कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे ही है। ये एक लाइन पूरी कहानी बता देती है। हमारी पूरी दुनिया खनिजों पर ही तो बनी है। ये सिर्फ पत्थर या मिट्टी नहीं है, ये हमारी सभ्यता के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये खनिज, ये मिनरल्स आखिर होते क्या हैं और हमें मिलते कहाँ से हैं? अगर आसान भाषा में कहें तो खनिज वो कच्चा माल है जो हमें धरती से मिलता है। हर खनिज की अपनी खास बनावट और पहचान होती है, मानो जैसे प्रकृति की अपनी एक रेसिपी बुक हो। और ये बात जानकर शायद हैरानी हो कि वैज्ञानिकों ने 2000 से भी ज्यादा तरह के खनिजों की पहचान की है। पर मजे की बात यह है कि उनमें से सिर्फ 30 के आसपास ही ऐसे हैं जिनका हम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, खनिजों को समझने का एक आसान तरीका है उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटना। एक होते हैं धात्विक यानी मेटालिक और दूसरे अधात्विक यानी नॉन मेटालिक। धात्विक खनिजों को पिघलाकर हम धातु निकाल सकते हैं, जैसे कि लोहे से। वहीं अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होती, जैसे कि चूना पत्थर। अब इसमें भी और कैटेगरी है। धात्विक खनिजों में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लोहा होता है, उन्हें हम लौह या फेरिस कहते हैं, जैसे मैंगनीज। और कुछ में लोहा नहीं होता, जिन्हें अलौह या नॉन फेरिस कहते हैं, जैसे तांबा, सोना और सीसा। इस बात से अंदाजा लगता है कि लोहा कितना जरूरी है। जैसा कि यहाँ लिखा है, लोहा सच में हमारी आज की दुनिया और इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना न तो मशीनें बनती, न बड़ी बड़ी इमारतें और न ही ट्रांसपोर्ट के साधन। पर देखिए, सारे लौह अयस्क यानी आयरन ओर एक जैसे नहीं होते। इसमें भी क्वालिटी होती है, जैसे कि मैग्नेटाइट। इसे सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें 70% तक लोहा होता है, जो इसे स्टील बनाने और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत कीमती बना देता है। चलिए अब उन चीजों से आगे बढ़ते हैं जिनसे हमारी दुनिया बनती है, और उन चीजों पर आते हैं जिनसे हमारी दुनिया चलती है, यानी भारत के ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा के साधनों को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है परंपरागत यानी कन्वेंशनल सोर्सेस, जैसे कोयला और पेट्रोल, जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ है गैर परंपरागत यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, जैसे सोलर और विंड एनर्जी, जो कभी खत्म नहीं होंगे। सालों से भारत काफी हद तक इन्हीं परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहा है। कोयले से बिजली बनती है, पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चलती हैं और नेचुरल गैस से घरों में और फैक्ट्रियों में काम होता है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। भारत में जितना भी पेट्रोलियम निकाला जाता है उसका 63% सिर्फ एक ही जगह से आता है। इससे पता चलता है कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी एक ही सोर्स पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। और वो एक जगह है मुंबई हाई। ये मुंबई के पास समुद्र में एक तेल क्षेत्र है। ये कई दशकों से भारत की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन अब भविष्य इन गैर परंपरागत स्रोतों का ही है। सोलर, विंड, टाइडल और जियोथर्मल एनर्जी, ये सब साफ सुथरी हैं, रिन्यूएबल हैं और भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अब एक कड़वी सच्चाई का सामना भी करना जरूरी है। इन जरूरी खनिजों को जमीन से निकालने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और यहीं से एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है। ये एक बहुत गंभीर सवाल है ना? इन खनिजों और ईंधन के बिना हमारा समाज चल नहीं सकता, लेकिन इनको निकालने का जो प्रोसेस है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए तो माइनिंग को किलर इंडस्ट्री तक कहा जाता है। यहाँ कुछ वजहें बताई गई हैं। खदानों में काम करने वालों को धूल की वजह से फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं। खदानें धंस सकती हैं, उनमें आग लग सकती है या पानी भर सकता है। इसके अलावा माइनिंग से पानी के स्रोत गंदे होते हैं और जमीन भी खराब होती है। इसकी इंसानी और पर्यावरणीय कीमत दोनों ही बहुत ज्यादा हैं। ये एक बहुत ही दुखद और असली उदाहरण है।
मेघालय में रैट होल माइनिंग होती है, जिसमें कोयला निकालने के लिए बहुत ही पतली और खतरनाक सुरंगें खोदी जाती हैं। ये माइनिंग से जुड़े खतरों की एक जीती जागती मिसाल है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब समाधानों पर ध्यान देते हैं और एक बेहतर सस्टेनेबल भविष्य की बात करते हैं। इन खनिजों को बचाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लिमिटेड है। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं और हम इन्हें बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। ये नॉन रिन्यूएबल हैं। और यहीं पर सोलर एनर्जी जैसी चीजें एक उम्मीद बनकर आती हैं। भारत एक ट्रॉपिकल देश है, जहां धूप की कोई कमी नहीं है। सोलर एनर्जी से कोई प्रदूषण नहीं होता, ये कभी खत्म नहीं होगी, और दूर दराज के गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। बड़े बड़े समाधानों के अलावा हम लोग भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे जब जरूरत ना हो तो लाइट पंखे बंद करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना, बिजली बचाने वाले उपकरण खरीदना और धातुओं को रिसाइकिल करना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसी एक अहम सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। आज हम जो फैसले लेंगे वही तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा। सवाल ये है कि क्या हम इन कीमती संसाधनों का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। और अंत में मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जैसे जैसे भारत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये आज की जरूरतों और आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी संसाधनों के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाएगा, इस पर जरूर सोचिएगा।